हाय फ्रेंड्स। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये एंथ्रोपोलॉजी है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, अपनी रिसोर्सेज बता देता हूँ और मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की हैं एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स के वैल्यू एडिशन के लिए। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका मैंने जो इनिशियल बिगनिंग की वो मैंने एनसीईआरटी से ही की। तो केरला बोर्ड की। हाय फ्रेंड्स, माय ऑप्शनल इज़ एंथ्रोपोलॉजी। तो मैं आज अपने रिसोर्सेज और अपनी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी तो सबसे पहले तो मैंने जो केरला बोर्ड की आपकी एससीईआरटी की बुक है 11th-12th की, उससे मैंने स्टार्ट किया। तो उससे रीडिंग करने के बाद जो मेरे बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये क्लियर हो गया। इनिशियली तो मैंने उसको नॉर्मल ऐसे एक ही रीडिंग में अच्छे से ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब उसको मैंने रीड किया तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो मैं नोट करता चला गया साथ साथ। इसके साथ साथ जो एम्बर एंड एम्बर बुक है इसको भी मैंने रेफ़र किया और इससे मुझे लग रहा है कि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी जो है वो अच्छे से बन गई थी। साथ साथ इसको पढ़ते पढ़ते जो मैंने अपने जो नोट्स थे वो भी तैयार कर लिए थे ताकि एग्ज़ाम से पहले मैं रिवीजन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूँ। फर्दर इन नोट्स के ऊपर मैंने मल्टीपल सोर्सेज से वैल्यूएशन करा है। जैसे कि और इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है उसका पार्ट ए आपका सोशो है, पार्ट बी आपका जो है वो फिज़िकल एंथ्रो है। तो सबसे पहले मैंने फिज़िकल एंथ्रो को जो है वो अच्छे से किया। पी नाथ इसकी बुक आती है, उसको मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली रीड किया। और इसके अलावा जो हमारा खान एकेडमी एक यूट्यूब पे है चैनल, उसको मैंने रेफ़र करके काफ़ी बायो वाले जो कंसेप्ट्स थे, अमीबा सिस्टर्स करके भी एक है। यानी कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कंसेप्ट्स वाइज तो आपकी कुछ 3D नॉट 3D लाइक काफ़ी अच्छे पिक्सेल्स वाली वीडियोज़ निकल के आती हैं जो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके रखा है। तो उसको मैंने पढ़ा अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और कुछ कीवर्ड्स जो मुझे मिलते थे उसको मैं ऐड करता जाता था अपने नोट्स में। तो फर्दर जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स चल रही थी इंटरनेट पे, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स थी वो ऐड करता चलता था अपने नोट्स के ऊपर। तो बायो वाले पोर्शन पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। इसके मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए। बुक्स पीनाथ मैंने मेन रखी। इसके अलावा विवेक भास्मे सर के जो नोट्स हैं उनको रेफ़र किया। अक्षय जैन की बुक मैंने रेफ़र करी डायग्राम्स वगैरह के लिए। और अपाला मिश्रा के भी कुछ नोट्स हैं वो भी मैंने इसके लिए रेफ़र किए थे। सोशो कल्चर के लिए मैंने स्पेशल फोकस रखा था थेरीज़ में। थेरीज़ वाले पोर्शन जो है वो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा है। सबसे बेस्ट जो इसका सोर्स मुझे अभी तक लगा था वो विवेक भास्मे सर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो लगे मुझे। तो उसमें काफ़ी उन्होंने हायरार्किकल वे में समझाया हुआ है और काफ़ी बहुत अच्छे से। माखन झा की बुक है वो भी मैंने इसके लिए रेफ़र करी। तेलुगु अकेडमी के भी जो नोट्स हैं स्पेसिफिकली फॉर थेरी वो भी बहुत मुझे अच्छे लगे। तो इन अलग अलग सोर्सेज को पढ़ के मैंने काफ़ी अच्छे से जो एंथ्रो का थेरीज़ वाला पोर्शन है ये इसको कैटर किया था। तो इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ जो मैंने इस्तेमाल करी कि अगर आप थेरीज़ को इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो शायद एक थेरी पढ़ने के बाद नेक्स्ट थेरी आपको भूल जाए। तो मैं क्या करता चलता था कि मैं एक थेरी की दूसरे से डिफरेंसेस को कोट करता चलता था। तो मैं बुक को मतलब बीच में से लाइन खींच लेता था और दोनों के डिफरेंसेस निकालता था। अलग अलग सोर्सेस से खुद पढ़ के कुछ कीवर्ड्स निकालता था और फिर देखने की कोशिश करता था कि हाउ इज़ इट वेरिंग। अगर मेरा क्लासिकल एवोल्यूशन में कुछ एक अप्रोच है तो डिफ्यूजन में क्या अलग अलग है। और स्पेसिफिकली इसमें जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनकी रिसर्च है, केस स्टडीज़ हैं, बुक्स हैं, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी और उसके ईयर्स, इनके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट कॉपी लगाई हुई थी। उसमें मैं ये अलग अलग सिलेबस वाइज जो चीज़ें थी इनको कैप्चर करता चला जाता था। अल्टीमेटली पेपर 1 जो है इसमें हमारे पास चॉइस रहती है। तो मेरा ये था कि मुझे बायो के 3, क्योंकि स्कोरिंग है तो बायो वाले जो फिजिकल एंथ्रो के थे ये 3 क्वेश्चन मुझे जो है वो अटेम्प्ट करने थे। और सोशल से मैंने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक तो मैंडेटरी है और एक क्वेश्चन मैंने और पिक किया। 10 मार्कर के मेरा ये रहता था कि मुझे मल्टीपल डायमेंशंस कवर करनी है। तो मैं आंसर एनरिच करने के लिए करंट अफेयर काफ़ी इस्तेमाल करता था, फिगर्स इस्तेमाल करता था, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह जो भी मुझे मिलते थे मैं काफ़ी अच्छे से होलिस्टिकली उसको कवर कर जाता था। केस स्टडीज़ के लिए मैंने स्पेशली जो न्यूज़ है, जो ट्राइबल अफेयर्स की जो वेबसाइट है वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली। ओनली आईएएस का जो सोसाइटी वाला पोर्शन था उसमें ट्राइब से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ से निकाली। फिर दृष्टि आईएएस पे मैं क्या करता था, वहाँ सर्च ऑप्शन होता था तो दृष्टि आईएएस में स्पेशल सर्च करता था, जैसे ट्राइब्स के बारे में सर्च कर लेता था। फिर एससीज, एसटीज जो भी हमारे डिसएडवांटेज सेक्शन थी इनका डेटा और विद करंट अफेयर्स मेरे पास निकल के आ जाता था कि लेटेस्ट डेटा क्या है और उसको मैंने अच्छे से अलग से कोड करके रखा हुआ था। तो जीएस जो पार्ट 1 है एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में, इसमें मैंने बायो को स्पेशल रेफर रखा और वेरिड सोर्सेज से मैं वैल्यू एडिशन करता चला गया। जो इसका पेपर 2 है उसमें हमारे 2 पार्ट्स हैं। एक हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, नदीम हसनैन सर की बुक से पढ़ा।
एनसीईआरटी से भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। विवेक भास में मैंने क्लियर उसको भी इस्तेमाल किया, और ट्राइबल वाले के लिए मैंने मोस्टली, क्योंकि टाइम कम बच गया था, इसके लिए मैंने अपाला मिश्रा मैम के नोट्स रेफ़र करे और उसको देख के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए। एंड मोमेंट में मैंने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर योजना मैगज़ीन थी उसको इस्तेमाल किया। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो थीम रिपीट होती थी, उनके काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स मैंने अलग से बना के रखे थे। डायग्राम्स पे हैवीली रिलाई किया। मैंने तो लास्ट में एक एक्टिविटी की थी कि जो भी अक्षर जैन सर की बुक, विवेक भासमे सर की बुक, एनसीईआरटी, इसमें जितने भी टेबल्स और फिगर्स हैं, इन सब के स्क्रीनशॉट लेके मैंने एक अलग से बुक बना ली थी। जो एनसीईआरटी की समरी वाली पेजेस हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। वो इस पर्पज़ के लिए कि एग्ज़ाम से पहले मैं कैसे इनको बार बार अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। एंथ्रो की एक मैकमिलन डिक्शनरी आती है, तो कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जैसे कल्चर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म, तो इनको मैं स्पेशली डिक्शनरी से भी पढ़ के इसके जो मल्टीपल वेरिएंट्स और अलग अलग मुझे कीवर्ड्स मिलते थे, उनको मैंने काफ़ी हैवली इस्तेमाल किया था अपने आंसर्स में। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो मुझे लगता है अगर आप करंट अफेयर को अच्छे से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सबको अच्छे से इंटरलिंक करके अगर आप आंसर एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। इसमें मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो हमारी मेडअप बुक्स आ रही हैं मार्केट में, बच्चे मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्टली उन्हीं को क्रैम करके आंसर लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स रिड्यूस करा सकते हैं। तो मेरा ये स्पेशल फोकस होता था कि बुक्स में जिस तरीके से दिया है मैं उससे हट के लिखूँ। चाहे मैं बुक से भी लिखता था, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती थी कि बाकियों से मेरा आंसर कैसे डिफर करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता दो कि जैसे हार्डी वीनबर्ग लॉ आता है, एक क्वेश्चन आता था, तो उसको गूगल, मुझे पता था कि कुछ सालों से रिपीट कर रहा था, उससे मैंने गूगल किया, उसका बहुत अच्छा फ्लो, एक ग्राफ मिला मुझे। वैसा ग्राफ मुझे अभी तक किसी बुक में नहीं मिला है, तो मैंने अपने नोट्स में डाला हुआ था, एग्जैक्टली क्वेश्चन आ गया, और मुझे लगता है कि वो ग्राफ जब मैंने इस्तेमाल किया होगा तो काफ़ी वैल्यू एडिशन मुझे उसमें मार्क्स मेरे एनरिच हुए होंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में अगर आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमें पता है कि प्रेडिक्टेबल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और करंट से भी रिलेट करके आते हैं, अगर आप उनकी तरफ ही स्पेशली थोड़ा स्मार्ट वर्क करें उनको करके, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मतलब एंथ्रोपोलॉजी में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस ये है कि आप इंटरलिंकिंग करते जाइए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है ये सब्जेक्ट आपको दिला सकता है। थैंक यू।